पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, आपके चहीते कार्यक्रम की एक और पैसा वसूल कड़ी लेकर मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार की तरह इस बार भी शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने तिनका तिनका जोड़ अपनी घर गृहस्थी खड़ी की। लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। अभी सरकार का एक और नया कदम, स्मार्टफोन यूजर्स तक पहुंचने के उद्देश्य से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आकाशवाणी के बाद दूरदर्शन के मोबाइल ऐप को भी शुरू कर दिया है। ये ऐप फिलहाल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही है। विंडोज, iOS और अन्य प्लेटफॉर्म के लिए भी ये सेवा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सितंबर से सिर्फ EMV चिप और पिन वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने को कहा है। इस कदम का मकसद ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है। EMV का तात्पर्य यूरोपे, मास्टर कार्ड और वीजा से है, जबकि पिन का मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से है। अब बैंक खाते में आने वाली LPG और अन्य सभी तरह की सब्सिडी पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय विधेयक में किए गए प्रावधान से लोगों के बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी प्रभावित नहीं होगी। आज हम आपको कारोबार की धुरी कही जाने वाली मुंबई के करीब कल्याण में रहने वाले एक फल व्यापारी राम संजीवन वर्मा से मिलवाते हैं। संजीवन ने उत्तर प्रदेश से कई सालों पहले आर्थिक राजधानी मुंबई आ अपनी किस्मत आजमाने की सोची। शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने फलों की एक रेड़ी लगाई, जिसे दिन रात मेहनत करके पूरे फलों के गाले में तब्दील कर दिया, जिसपे आज उनकी घर गृहस्थी चलती है। यूपी के सुल्तानपुर में जन्मे राम संजीवन वर्मा को साल 1985 में रोजगार की तलाश मायानगरी मुंबई ले आई। कुछ साल एक निजी कंपनी में काम करने के बाद राम संजीवन अपने चाचा के साथ काम में हाथ बटाने लगे। उनके चाचा की फलों की दुकान थी, जहां उन्होंने कुछ साल तक काम किया। अपने चाचा के साथ काम करते करते राम संजीवन को ये व्यवसाय भा गया। फिर क्या था, उन्होंने तय किया कि इसी व्यवसाय से जुड़े रहेंगे। हालांकि उनके व्यवसाय में कई उतार चढ़ाव भी आए। मेहनत करके ना, परिश्रम करना पड़ा ना, थोड़ा थोड़ा माल बीटी से लाने का, फिर इधर देने का, फिर ऐसा धीरे धीरे बढ़ता गया। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, माल का नुकसान हुआ तो बंद करना पड़ा। 2-3 साल में घर पे था बैठा। घर चलाए बोलेगा तो हाथ गाड़ी लगाना, इधर उधर काम करना, लोगों का गाड़ी भरना, और फिर क्या हार का धंधा, सब ऐसा करके बढ़ाया आगे। पूरे परिवार पर मानो जैसे कहर टूट पड़ा हो। 5 बेटियां और 1 बेटा, सबका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ संभालना राम संजीवन के लिए बहुत मुश्किल हो चला था। अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए भी उनके पास पर्याप्त राशि नहीं थी। उनकी पत्नी जब भी उस दौर के बारे में सोचती हैं तो वो बड़ी भावुक हो जाती हैं। के बाद बीच में मतलब बहुत परेशानी आ गई। भगवान जाने कैसा हमसे क्या गलती हुई, क्या हुआ, हमको तो नहीं मालूम। लेकिन मेरे घर में 1 रुपया नहीं थी, दवा का, खाने का कुछ भी नहीं था। मतलब बच्चे उपवास करते थे, हम भी, और जिसका ऋण कर्ज लिया वो भी आता, घर में मारते, गाली देते, सब कुछ करते। ऐसा अपना रूम बेचने को मैं तैयार हूँ, तब भी मेरा रूम कोई नहीं लिया। मेरे घर में खाने को पैसा नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं। मेरा सब सग वाला रहा, कोई पूछा नहीं मेरे को। बड़ी बेटी शादी हुआ तो मेरे एक पैसा नहीं था। मेरा देवर, सास, ससुर मेरे को मतलब सब बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा हुआ, बहुत गाली दी है, बहुत सब कुछ हुआ, परेशानी में थी। मैं बोली मेरे के तभी कौन चीज़ नहीं था, मतलब सोना चांदी कुछ नहीं था। अपने पति की आर्थिक मदद करने के लिए राजेश्वरी ने मंदिर में फूल बेचने का व्यवसाय शुरू किया। वो बोलती हैं, खुद पर दृढ़ विश्वास ने उनके परिवार को उन मुश्किल भरे दिनों से भी निकाल लिया। जो काम हमको पड़ेगा वो काम मैं करूँगी। फिर धीरे धीरे पहला दूसरे का हार फूल बनाया 8 महीना, और उसके बाद अपना मनी होती है कपड़े में लगाने को। मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते और मतलब लड़की लोग, हम लोग रात दिन करते थे, तो महीना में 200 से 400 रुपया ऐसा आते थे। फिर अभी लेन देन भी मेरा ख़त्म हो गया माँ की कृपा से, और घर में बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, और बच्चे मतलब खा रहे हैं, खाने को दुख नहीं है, पहनने को दुख नहीं है, सब कुछ अभी मेरा दिन अच्छे से चल रहा है। उनकी दूसरी बेटी सरिता
8वीं में थीं जब उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, खाने पीने के लिए भी उन्हें मुश्किल हो रही थी। पर सरिता और उनके बाकी भाई बहनों ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो वही प्रॉब्लम था सबकी, कुछ कैसे खाएंगे कैसे पिएंगे। तो मैं वो ड्रेस पे डिज़ाइन रहता था ना, वो मतलब सुना किसी से यहाँ पे मिलता है, तो गई वहाँ से लेके आई बनाने के लिए। बनाती थी, लाइट नहीं थी, कुछ था नहीं, पंखा मतलब पानी भी नहीं था, तो हम लोग पानी बाहर से भर लेते थे। लाइट नहीं थी, दिन तो कैसे चल जाता था, रात को ही सिर्फ थोड़ा प्रॉब्लम होता था। ये हुआ कि ठंडी का सीज़न है, कोई नहीं, और गैस तो मतलब रॉकेट लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो हम लोग मम्मी भूसा लेके आती थी और चूल्हा जला के हम लोग बाहर खाना बनाते थे। हम लोग ने निकाल लिया, फिर वही सब बनाना, वही लाके बनाना या कुछ और लाके बनाना। वही मैं सोचती थी कि मैं मतलब अपने लिए मम्मी पापा के लिए क्या कर सकूँ या अपने घर वालों के लिए क्या कर सकूँ। रोती भी थी, फिर सोचती रोने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। नहीं, फिर कुछ करने की मतलब इच्छा रहेगी और मैं पढ़ाई भी करूँगी और ये भी करूँगी। सरिता अभी MA की पढ़ाई कर रही हैं और एक स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हुई हैं। इससे वो अपने मम्मी पापा को आर्थिक रूप से सहायता कर पा रही हैं। बाकी घर का खर्चा रहता है, फिर किसी को कुछ लेना हुआ तो उसमें हो जाता है। आज राम सजीवन का परिवार अच्छे समय से गुजर रहा है। आज उनको किसी भी चीज की कमी नहीं है। पहले क्या हाथ गाड़ी रोड पे लगाने का, इधर उधर भागने का, ये करो वो करो। अब ये है एक जगह पे अस्थायी है। उससे पहले अपने को ये बहुत अच्छा है। बिजनेस में थोड़ा पैसे आने लगे, मेरा पढ़ाई हुआ, फिर मैंने जॉब ज्वाइन किया। बस ऐसे सब निकल रहा है। फिर अभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, जो हम लोग को चाहिए हम लोग ले लेते हैं, जब चाहिए तब ले लेते हैं। और बस आगे कंटिन्यू पढ़ाई भी चल रही है हमारी। राम सजीवन और उनकी पत्नी ने 6 पॉलिसीज ले रखी हैं। उनके परिवार का कोई मेडिक्लेम या स्वास्थ्य बीमा नहीं है। वो जितना कमाते हैं वो पूरे परिवार में ही खर्च हो जाता है। आज उनके पास कोई खास जमा पूंजी नहीं है। बेटियों की शादी के लिए भी उन्होंने कोई पूंजी जमा नहीं कर रखी है। चलिए अब लेते हैं राम संजीवन की आर्थिक स्थिति पर हमारे विशेषज्ञ की राय। तो राम संजीवन जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपकी इनकम और आपकी वाइफ की इनकम जो है महीने की, उसमें से जितना भी आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, जो आपके घर खर्च है और जितने आपके रेंट की तरफ जो खर्चे जा रहे हैं, उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं उसका आप सेविंग करें। जो 3 महीने की आपकी घर खर्च होती है, जो ज़रूरत का पैसा है, उसको आप एक इमरजेंसी के तौर पे आप एक साइड में रखें, एक इमरजेंसी फ़ंड बना के रखें, ताकि समझो अगर कहीं पे कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप उस फंड को यूटिलाइज़ कर सकते हो। सेकेंडली, जो मेंशन किया कि आपके पास ऑलरेडी 6 बीमा पॉलिसीज़ हैं, तो मैं कहूँगी कि आप पहले तो जांच करें कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि जनरली टर्म इंश्योरेंस होता है, होल लाइफ होता है, मनी बैक होता है, एंडोमेंट होता है, इस तरह के प्लान्स हैं मार्केट में। तो आपके पास कौन सा प्लान है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस आप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों ही कमा रहे हो और आप दोनों की इनकम घर खर्च की तरफ यूटिलाइज़ होती है। तो टर्म इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च की है, जो है जीवन ज्योति योजना, जिसके तहत आपको 2 लाख का सम इंश्योर्ड मिलता है। थर्डली, मेडिकल कवर होना बहुत ज़रूरी है, हम बोलते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे भी एज के हिसाब से अगर कहीं पे अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है या बीमारी आए फ्यूचर में, तो आपका मेडिकल कवर होना चाहिए, ताकि आपको अगर इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मेडिकल अगर आप पूरी फैमिली का कवर करें तो 2 से 3 लाख का कवर आप मिनिमम आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, जैसे NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जो 5 साल का आता है या 10 साल का आता है। मिनिमम उसमें आपको 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना होता है, जिसमें आपको 8.5% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरह की आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो कि अगले 5 साल या अगले 10 साल में अगर कोई आपकी ज़रूरत हो तो आप उसको इन्वेस्ट करके आप उसमें रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं उसमें, और आप उसका यूटिलाइज़ कर सकते हो। और PPF अकाउंट आप एक खोल सकते हो, जिसमें मिनिमम 500 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपके रिटायरमेंट के लिए आपको काम आ सकता है। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल ID है paisavasool3@gmail.com। वक्त है पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानिए क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने के तरीकों के बारे में। देखते रहिए पैसा वसूल।
India's most trusted exchange. BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange. BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। आजकल लोगों की जेबों में पैसे कम और क्रेडिट कार्ड ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड रखना उनके लिए जी का जंजाल बन जाता है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि बुद्धिमानी इसी में होगी कि वो अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा लें। मगर कैसे, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आज लोगों के बटुए में पैसे से ज्यादा क्रेडिट कार्ड होते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो जेब में पैसे नहीं होने के बावजूद मनचाही खरीदारी कर लेते हैं, और जब क्रेडिट कार्ड के बकाया बिल जमा करने की बारी आती है तो उनका सिर घूमने लगता है। ऐसे में ये जरूरी है कि यदि आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं तो उसे कैंसिल कर दें। जानकार भी मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का अधिक इस्तेमाल लोगों को कर्ज के दलदल में धकेल देता है। क्रेडिट कार्ड कैंसिल करने के लिए कार्ड धारक को कंपनी के तय तरीके के हिसाब से चलना होगा। इसको डीएक्टिवेट कराने या बकाया रकम का पेमेंट रोक देने से ही कार्ड कैंसिल नहीं माना जाता। ये रिक्वेस्ट कई तरीकों से की जा सकती है। आप फ़ोन पे कर सकते हो, आप फिज़िकली वहाँ पे जाके कंपनी की ऑफिस में जाके बैंक ब्रांच विज़िट करके भी आप क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा सकते हो। और आप जब भी क्रेडिट कार्ड अगर फ़ोन पे कैंसिल करवाते हो तो जो फ़ोन बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास से आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि कैंसिलेशन की प्रोसीजर क्या है। कैंसिलेशन की प्रोसीजर में उनको एक बार हमने इतला की कि हमें ये कैंसिल करना है तो दैट शुड सफाइस। उसके बाद आप जिनसे बात करते हैं उनका नाम, जो कोड रहता है, रिक्वेस्ट नंबर रहता है, वो सब नोट कीजिए और एक रिटन कम्युनिकेशन भी कीजिए, ताकि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे की हुई बातें आर नॉट एक्सेप्टेड। यदि हम बैंक के साथ ही बात करते हैं फिर भी उनके पास वो रिकॉर्ड्स में होती है, बट इट इज़ ऑलवेज़ सेफ़ कि हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड भी होना चाहिए उसका। तो रिप्रेजेंटेटिव का नाम लीजिए, रिक्वेस्ट नंबर लीजिए, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को आप रिटन रिक्वेस्ट लिखिए, यदि ईमेल से लिखिए या कुरियर कीजिए या रजिस्टर एडी कीजिए, ताकि आपके पास एक कंफर्मेशन या एक्नॉलेजमेंट है कि आपने एक कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट किया है। वित्तीय विशेषज्ञ कहते हैं कि कार्ड कैंसिल करने के लिए सबसे पहले बकाया भुगतान करना होगा। जब तक कस्टमर बकाया क्लियर नहीं करता तब तक कार्ड कैंसिलेशन का निवेदन मान्य नहीं होगा। कार्ड धारक को निवेदन देने के बाद निवेदन की पूरी जानकारी के साथ ईमेल वगैरह से नियमित पूछताछ करनी चाहिए। आपको तब तक जानकारी लेते रहना पड़ सकता है जब तक कि आपको इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता। आउटस्टैंडिंग बैलेंस में आपने जो खर्च किया है उसके अलावा उनका जो सर्विस चार्ज रहेगा या उनकी कोई पेनल्टी रहेगी या बैंक के कोई चार्जेस रहेंगे, वो सब भी होता है। तो आपको याद रखना है कि उन सब का भी भुगतान आपने करना चाहिए। यदि हम समय से क्रेडिट कार्ड का भुगतान करते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास
3 क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसकी टोटल लिमिट 1.5 लाख रुपए है और उसमें से आप सिर्फ 75,000 यूज़ करते हो और वो 75,000 की आप पेमेंट कर देते हो। अभी आपके पास 3 कार्ड आप इस्तेमाल नहीं करते हो और एक कार्ड की लिमिट 50,000 है, तो आप 50,000 वाला कार्ड कैंसिल करवा देंगे तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज बढ़ जाएगा। जब आप 75,000 यूज़ कर रहे थे 1.5 लाख पे आप 50% ऑफ योर क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे थे। यदि आप एक कार्ड कैंसिल करते हैं तो आपकी लिमिट 1 लाख रुपए हो जाती है, पर आप इस्तेमाल सिर्फ 75,000 कर रहे हो, तो वो 3/4 क्वार्टर ऑफ अ पोर्शन आप इस्तेमाल कर देते हो, वो एक हो गया। दूसरा, आप समय सर भुगतान करते रहते हो तो वो क्रेडिट स्कोर आपका स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो जितनी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल होती है तो वो सिविल रिपोर्ट में आपका अच्छा रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करता है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई लोन वगैरह लेना हो उसके लिए वो अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। कार्ड कैंसिल होने के बाद कार्ड होल्डर को अपनी सिविल क्रेडिट रिपोर्ट चेक करनी चाहिए। वहां से पता चलेगा कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अपडेट में क्लोजर यानी खाता बंद होने का जिक्र हुआ है या नहीं। सिर्फ प्राइमरी होल्डर यानी प्राथमिक कार्ड धारी ही इसे कैंसिल करा सकते हैं। अकाउंट क्लोज दिखने पर कार्ड को काट कर खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह आप अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल करें और चैन की जिंदगी जिएं। अगर परिवार बड़ा हो तो परिवार के सदस्यों पर आर्थिक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ऐसे परिवारों के लिए कैसी होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग, बता रहे हमारे एक्सपर्ट। बड़े शहरों में जॉइंट फैमिली का एक साथ रहना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर बहुत छोटे छोटे होते हैं और लोग एक साथ रह नहीं सकते। लेकिन अगर हम मिड लेवल टाउन्स देखें और छोटे शहरों में कई जगह में लोग साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में साथ में रहते हैं और उसके जो पूरे फाइनेंसिस है, जॉइंट फैमिली के फाइनेंसिस एक साथ रहते हैं। तो इसमें एक इंडिविजुअल का जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये कई बार नहीं होता है। जितनी कमाई होती है कई लोग पूरे जो हेड ऑफ़ द फैमिली है उनको पैसे दे देते हैं। कई जगह ऐसे भी होता है कि एक फिक्स सम महीने का हर एक फैमिली मेम्बर जो अर्निंग मेंबर है वो फैमिली के हेड को देता है और उसमें से सारे घर के खर्चे उसमें से होते हैं। तो अगर पूरे फाइनेंसेस हेड ऑफ़ द फैमिली को दिए जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि हेड ऑफ़ द फैमिली जो होता है उसको उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हर एक बच्चों के लिए उनकी फ्यूचर की पढ़ाई और उनको उनके जो घर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमेशा एंड तक जॉइंट फैमिली नहीं रहते हैं, हमेशा एस्पिरेशन रहता है कि अलग घर हो। तो फैमिली हेड अगर हर एक के लिए घर के लिए कुछ प्रोविज़न कर सकता है, बच्चों की पढ़ाई जो सबसे ज़रूरी है इसके लिए प्रोविज़न कर सकता है, और दूसरे शादी के बात है कि बेटे और बेटियों की शादी का खर्च है, तो ये एक तरह से प्लानिंग करनी ज़रूरी है। और अगर फिक्स सम फैमिली हेड को दिया जाता है तो हर एक जो फैमिली यूनिट का हेड होता है, जो छोटे यूनिट का हेड है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने फैमिली के फ्यूचर नीड्स है उसकी प्लानिंग करे। और ये एक दिन ब दिन का खर्चा निकालने के अलावा एक जो फ्यूचर थिंकिंग है वो हर एक को करनी ज़रूरी होती है। तो ये ख़ास ध्यान में रखें कि जो फैमिली हेड है उनको इन बातों के बारे में डिस्कशन करना चाहिए और कुछ अच्छे से हल निकालने चाहिए, ताकि फ्यूचर में फ्यूचर के एक्सपेंसेस को लेकर फैमिली मेम्बर्स में अनबन नहीं हो। जॉइंट फैमिली में एक नीड एस्टैब्लिश करते हैं कि ये इसके बेटे की शादी करनी है, इसको पढ़ाई करनी है, तो हर एक नीड या एक ऑब्जेक्टिव को लेके एक फ़ंड और एक सेविंग फ़ंड कर देना चाहिए। तो एक SIP एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है कि बड़े बेटे की 2 बेटियों की शादी के SIP के फ़ंड, छोटे बेटे का बेटा जो छोटा है उसके लिए पढ़ाई का फ़ंड, तो अलग अलग अगर SIP की जाए और उसमें सिस्टमिक तरह से अगर हर महीने पैसे डाले जाए तो जब खर्च करने का समय आता है तब बहुत ही पूरा परिवार सुरक्षित हो सकता है, निश्चिंत हो सकता है। और दूसरा, मेडिक्लेम जो सीनियर सिटीजन्स है सबके लिए मेडिक्लेम लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि बीमारी कोई कैलेंडर देखकर नहीं आती, तो बीमारी के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस हर एक मेंबर का कवरेज उसमें होना ज़रूरी है।
वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार है हमारा दूसरा सेगमेंट आए, जहां आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी कलाकार माँ बेटी की जोड़ी से जिन्होंने राजस्थान की मशहूर मेहंदी कला की खुशबू को देश विदेश तक पहुंचाया। आप बने रहिए हमारे साथ। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अक्सर शुभ मौकों पर हाथों की शोभा बढ़ाती मेहंदी को कला से कुटीर उद्योग किस तरह से बनाया जाए, इसे राजस्थान की प्रसिद्ध मेहंदी आर्टिस्ट ब्रह्मा देवी शर्मा और दीपा शर्मा टोपीवाला से बेहतर शायद ही कोई जाने। यही नहीं, अपनी इस मेहंदी की कला के जरिए माँ बेटी ने फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के बीच अपना काफी नाम कमाया है। इन तस्वीरों में फिल्मी सितारों से लेकर प्रसिद्ध उद्योगपति घराने, शायद इन्हें आप पहचानते ही होंगे, पर इन सभी में दो चेहरे समान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सितारों सहित बड़े लोगों के साथ तो सभी तस्वीरें खिंचवाते हैं, इसमें नया क्या है? दरअसल इन दोनों ने अपनी कला में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि इनके हुनर का नमूना देखने वो भी उत्सुक रहते हैं जिनके दीदार शायद आपको छोटे या बड़े पर्दे पर ही हों। इन्हें परिवार के हर शुभ मौके पर निमंत्रित किया जाता है और मुंह मांगा शगुन देकर विदा किया जाता है। मैं मेहंदी लगाती हूँ और पूरे बॉलीवुड में और जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं, बिरलास वगैरह, सोमानी, नेमानी, रुइया, तापड़िया, कापड़िया, जो भी हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, सब में मैं जाती हूँ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है माँ ब्रह्मा देवी शर्मा और बेटी दीपा शर्मा की, जो पिछले कई दशकों से बॉलीवुड और सेलिब्रिटी सर्किट के मेहंदी क्वीन बनकर राज कर रही हैं। पर राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध मेहंदी घराने से आई माँ बेटी को भले ये अनमोल कला विरासत में मिली हो, लेकिन अपने चाहने वालों का विश्वास जीतना भी इतना आसान नहीं था। पिछले 55 साल से मेहंदी की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ चुकी ब्रह्मा देवी शर्मा आज भी वो दिन याद करती हैं जब पहली बार 9 साल की कच्ची उम्र में अपनी माँ, तब की विख्यात राजस्थानी कला जगत की नूर स्वर्गीय अयोध्या शर्मा के साथ उस जमाने की जानी मानी डिजाइनर पल्लवी जयकिशन के हाथों में पहली बार मेहंदी लगाई थी। पल्लवी जयकिशन बोले कि अरे ये इतनी छोटी सी लड़की है, क्या मेहंदी लगाएगी? तो मेरी माँ ने कहा आप देखो तो सही लगवा के। बोले नहीं नहीं, बच्चों के साथ बिठा दो, तो बहुत छोटी बच्ची है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बच्चे के हाथ में लगाने बैठ गई। फिर उन्होंने देखा तो बोले अरे अयोध्या जी, आपकी लड़की तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, अभी दूसरा हाथ मैं उन्हीं से लगवाऊंगी। फिर बस उसके बाद तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरे मन को इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा चलो, इतनी बड़ी लोगों में मेरा इतना अच्छा आर्ट इन लोगों ने सराहा है, तो अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर मैंने ना मेहंदी को ही अपना करियर समझ के और मेहंदी में ही बहुत कुछ करने का आगे सोचा। जब बच्चियों के गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है, ब्रह्मा बड़े बड़े घरानों में बड़े विश्वास के साथ उनके हाथों पर अपनी कला दिखा रही थीं।
शुरू से ही उनकी मेहंदी की कलाकारी बड़ी पैनी और साफ रही है। ऐसी कौन सी आकृति है, वो चाहे राजस्थानी रजवाड़े, बारात या देवी देवताओं की आकृतियां हों, जो वो किसी कुशल चितेरे की तरह नहीं उकेर पाती हैं। लोगों को बारीक मेहंदी का बहुत शौक रहता है कि भाई हाथों में मेहंदी लगाएं तो बारीक बारीक ही लगवाना चाहिए। इस करके मेरे को लोग बारीक मेहंदी के लिए ज़्यादातर बुलाते हैं। और फिर उम्र की ढलान पे खड़ी ब्रह्मा देवी को उनका हाथ बटाने के लिए साथ मिला 15 साल की नन्ही बेटी दीपा का, जो पहल फैशन डिजाइनिंग में अपना मकाम बनाना चाहती थी। हालांकि दीपा के साथ भी वही समस्या पेश आई जिसका सामना कभी किसी जमाने में ब्रह्मा देवी को अपनी मां की उपस्थिति में करना पड़ा था। नानी इतनी प्रख्यात, इतना नाम है उनका नाम था, फिर मेरी मम्मी का भी इतना नाम है मेहंदी में, तो मैंने सोचा इस प्रथा को आगे बढ़ाना चाहिए। इस वजह से मैंने शुरुआत की, एग्जीबिशंस में मेहंदी लगाना शुरू किया, स्टॉल लगाती थी, वहाँ पे अपने ब्रोशर्स वगैरह दे के, अपनी मेहंदी के सैम्पल्स लगा के मैंने लोगों को मेहंदी लगा के अब कन्विंस किया कि मैं भी अच्छा काम कर सकती हूँ। उस हिसाब से लोगों को बहुत उनको पसंद आने लग गया। वो लोग मेरे काम को सराहना देने लगे और बुलाने लगे। माँ बेटी की जोड़ी ने अपने इस अनोखे हुनर को न सिर्फ एक बेहतरीन कमाई का जरिया बनाया है, बल्कि इनकी मेहंदी का रंग देश विदेश के नामी गिरामी घरानों में भी सभी के सर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस जी से लेकर ऐश्वर्या राय और उद्योग जगत में बिरला से लेकर विदेशों के एलन मित्तल तक परिवार के तकरीबन हर शगुन की मेहंदी इन्हीं के नाम होती है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया जी की शादी, लता आशा, रफी साहब से लेकर आज के सितारे, सब इन दोनों के रंग में ऐसे रंग गए हैं कि उनसे रिश्ते भी पारिवारिक से हो चले हैं। 2-4 बार मेहंदी लगाने जाते हैं तो घर जैसे ताल्लुकात तो हो ही जाते हैं ना लोगों के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इतनी इज्जत से बुलाते हैं, तो मैं अपनी फील्ड में बहुत खुश हूँ। पहल तो माँ ब्रह्मा देवी के साये में दीपा काम करती रहीं, पर फिर उन्होंने अपनी माँ की परछाई से निकलकर अलग पहचान बना ली। आलम ये है कि दीपा को अब खुद से बुलाया जाने लगा है। मुझे शूटिंग के लिए भी बुलाते हैं, जैसे मेहंदी का कोई सीन होता है फिल्म्स में, उसके लिए भी बुलाते हैं। पर शूटिंग के लिए जैसे कोई शादी का सीन होता है, उसके लिए भी बुलाते हैं। 100 लड़कियां मेरे अंडर में काम करती हैं, तो हम लोग जैसे 100-150 ब्राइड्स तो मेरी खुद की हो जाती हैं, बाकी हमारी मम्मी मैनेज कर लेती हैं, तो हम लोगों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मैनेज करने में। माँ बेटी के इस हुनर की खुशबू 7 समंदर पार तक जा पहुँची है। जहाँ कहीं भारतीय संस्कृति मौजूद है, वहाँ जाकर इन दोनों ने सभी पे अपना रंग चढ़ा दिया है। कई बार तो ऐसे निमंत्रणों की बाढ़ सी आ जाती है। साल के 12 महीने हवाई जहाज में सफर कर देश के कोने कोने में जाने के बावजूद इन्हें सभी जगह जा पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए वो ट्रेनीज को सिखा रही हैं और निकट भविष्य में अपनी शैली की मेहंदी की फ्रेंचाइजी भी देश भर में देने के बारे में सोच रही हैं। काफ़ी कुछ जगह पे मैंने मेहंदियाँ लगाने के लिए लोग बुलाते हैं, जाते हैं, सब एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ी लड़कियाँ उधर भेजना पड़ता है, थोड़ी साथ में लेके जाते हैं। ऐसे करके हम लोग अपना काम पूरा करते हैं और किसी क्लाइंट को नाराज़ नहीं करते हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया जैसे छोटे कस्बे के लोग हैं जिनको रोज़गार मिले, उस वजह से शुरू कर रही हूँ पार्लर्स, मेहंदी पार्लर्स, जिसमें इन लोगों को रोज़गार मिले। तो जब मेरी फ्रेंचाइजी रहेगी तो उस हिसाब से लोग वहाँ पे जाएंगे, मेरा टच रहेगा, मेरा आर्ट रहेगा जो मेरे अंडर में सीखेंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे जाके भी मेहंदी लगा सकते हैं। यूँ तो कई मेहंदी आर्टिस्ट बाजार में हैं, लेकिन इन माँ बेटी की खासियत है बड़ी भव्य और बारीक मेहंदी, जिनमें नए जमाने के फैंसी आइटम्स का भी समावेश है। मिनटों की मेहनत और हथेली पे राजस्थान की बरसों पुरानी परंपरा और आज की आधुनिक डिजाइन्स। ब्रह्मा देवी और दीपा ने इस कला के जरिए सदियों पुरानी संस्कृति को जीवंत बना रखा है।
पुराना स्टाइल की मेहंदी और आज के ज़माने की मेहंदी को मिक्स करके लगाती हूँ। साथ में उसके अंदर जैसे थोड़ा बहुत ग्लिटर मेहंदी होती है, आजकल टैटू मेहंदीज़ होती है, स्टाइलिश मेहंदी होती है, रोज़ पेटल्स मेहंदी होती है, वो सारा उसमें डालती हूँ। सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी मेरी इसमें है कि मैं फिगर्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। जैसे दूल्हा दुल्हन, बारात हुई, श्रीनाथ जी हुए, गणेश जी हुए, और हर तरह की मेहंदी मैं करती हूँ। अगर आप जैसे कोई ब्राइड बोलती है नहीं हमें कॉकटेल पार्टी की थीम करनी है, तो वो मैं कॉकटेल पार्टी भी थीम बनाती हूँ, गोद भराई की थीम भी बनाती हूँ, सब हर तरह की मेहंदी लगाती हूँ। शिल्पियों के गढ़ राजस्थान से माया नगरी मुंबई आई इन 3 पीढ़ियों के हुनर ने जाने कितने फिल्मी और उद्योग जगत के सितारों को सजाया है। ढलती उम्र और तेजी से बदलते युग के बावजूद देश की सबसे पुरानी कलाओं में से एक मेहंदी की खूबसूरती और खुशबू को ब्रह्मा देवी शर्मा और दीपा शर्मा ने बखूबी बनाए रखा है। लेते हैं एक और ब्रेक के बाद देखिए हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जहां आज हम जानेंगे कि अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के पेपर खो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। अक्सर अच्छा मुनाफा कमाने के लिए लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, लेकिन अगर जब मुनाफा कमाने का मौका आए और उस वक्त आपके पास निवेश के पेपर्स न हों तो आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। हमारे संवाददाता संजीत कुमार आपको बता रहे हैं कि अगर आपके निवेश के पेपर्स खो जाएं तो फिर आप उन्हें कैसे खोजें। बीते समय के साथ निवेशक अपने छोटे छोटे निवेश को भूलने लगते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि उन्होंने निवेश के पेपर कहाँ रखे हैं। अगर आपने अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए छोटी छोटी राशि म्यूचुअल फंड में निवेश की है, तो फिर जब इससे मुनाफा कमाने का वक्त आया और आपने अपने निवेश के कागजात खो दिए, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। पर अब घबराने की जरूरत नहीं। हम आपको बता रहे हैं कुछ तरीके जिससे आप पुराने निवेश के पेपर खोज सकते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ एक फायदे की बात यह है कि ये नॉन फिजिकल फॉर्मेट, यानी इसमें कागजी काम सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट पर ही वर्चुअल होता है। रिडम्पशन यानी निवेश निकालने के समय आपको केवल फोलियो नंबर की जरूरत होती है, अकाउंट स्टेटमेंट की नहीं। सबसे पहले आप अपने निवेश से जुड़े पुराने अकाउंट की स्टेटमेंट खोजें। ये मिल जाने पर आप अपने निवेश को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, यानी पल पल की जानकारी आपके हाथ होगी। अकाउंट स्टेटमेंट से इन्वेस्टर की डिटेल्स, होल्डिंग पैटर्न्स, पता, बैंक अकाउंट की डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट का फोलियो नंबर सब कुछ होता है। पहला तरीका तो ये है कि आजकल कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट जो कैश जिसे कहते हैं वो इशू किया जाता है। तो इसमें जो नॉन ट्रांजैक्टेड फोलियोज होते हैं उनकी भी जानकारी होती है। तो ये आपके पते पर आपको कुरियर के ज़रिए भेजा जाता है। तो अगर ये आपके पास स्टेटमेंट है तो इसमें आपके सारे फोलियो नंबर्स आपको मिल जाएंगे। एएमसी या रजिस्ट्रार को पत्र। निवेशक एएमसी या रजिस्ट्रार से सीधे भी संपर्क कर सकता है। इसमें पर्सनल डिटेल्स और पैन के साथ ही इन्वेस्टमेंट की तिथि, रकम की जानकारी देकर अकाउंट स्टेटमेंट मांगी जा सकती है। इस जानकारी के आधार पर एएमसी इन्वेस्टमेंट को खोजकर स्टेटमेंट भेज देगा। अपने पते, बैंक अकाउंट्स, साइन, नाम जैसे पर्सनल डिटेल्स को नियमित तौर पर अपडेट करें। कुछ सालों पहले जैसे 2004-05 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस वक्त पैन देना कंपलसरी नहीं था। तो जिन फोलियोज़ में पैन नहीं है वो इस तरीके से आप नहीं पता कर पाएंगे। तब आपको थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको नेम सर्च का रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। बट ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसमें कुछ समय लग सकता है, बिकॉज़ एक ही नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपको जितने ज़्यादा डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकें
जैसे किस बैंक से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, या अगर आपके पास चेक नंबर है तो ये डिटेल्स आप अपने रजिस्ट्रार को या फंड हाउस को देकर अपने फोलियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैन के बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो जनरली 15 दिन का समय लगता है इसमें, और अगर नेम सर्च पे जाना है तो हो सकता है कुछ ज़्यादा समय लगे, बिकॉज़ उनको काफ़ी अपना डेटाबेस में सर्च करना पड़ेगा, और आपने कितने डिटेल्स दिए हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास चेक नंबर वगैरह है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा जल्दी काम हो जाए, मतलब जितने ज़्यादा डिटेल्स आप दे पाएँ। कुछ म्यूचुअल फंड्स अब मौजूद नहीं हो सकते। इसकी वजह उनका किसी मौजूदा म्यूचुअल फंड में मर्जर या एक्विजिशन हो सकती है। इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तो इसी तरह अब आप भी इन तरीकों को अपनाएं और अपने निवेश और उससे जुड़े कागजात खो जाने से बचाएं। क्या आप जानते हैं कि किसी आम कारोबार की ही तरह शेयर बाजार में सिक्योरिटीज का बिजनेस लाने वाले को क्या कहते हैं और वो कैसे और किसके अंतर्गत काम करता है? बताएंगे शेयर बाजार के विशेषज्ञ। रिमाइजर्स और सब ब्रोकर्स बेसिकली एक ही कैटेगरी में आते हैं। पहले दोनों में डिफ्रेंसिएशन हुआ करता था, अब दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो किसी को अगर सब ब्रोकर का डेफिनेशन मालूम है तो रिमाइजर भी सेम ही डेफिनेशन में है। मतलब दे आर इंट्रोड्यूसिंग क्लाइंट्स टू द मेन ब्रोकर्स एंड दे आर टेकिंग पार्ट कमीशन इन इट। मतलब वो लोग बोल सकते हैं कि अगर ब्रोकर कमीशन एजेंट है तो रिमाइजर्स और सब ब्रोकर्स सब कमीशन एजेंट है, मतलब वो कमीशन में से एक पार्ट वो लोग ले लेते हैं। दिस कैन बी इन मैनी फॉर्म्स, मतलब इसके काफ़ी तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी ब्रांच खोल दूँ, या तो मैं ब्रोकर के वहाँ अपने सेट ऑफ क्लाइंट्स लेके जाऊँ, या तो खाली इंट्रोड्यूस करूँ क्लाइंट्स को और उसका रिमाइजरी ले लूँ। तो बेसिकली रिमाइजरी और सब ब्रोकर एज सच एक ही कैटेगरी में आते हैं और दोनों का सेबी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। तो काफ़ी ब्रोकर्स भी अलग अलग फॉर्मेट में काम करते हैं। जैसे कितने ब्रोकर्स हैं जो मेन ब्रोकर्स में बोल रहा हूँ, BSE NSE के, वो लोग खाली रिमाइजर्स रखते हैं ज़्यादा, खुद क्लाइंट नेटवर्क नहीं बढ़ाते हैं। जैसे काफ़ी ब्रोकर्स अलग अलग कैटेगरी में करते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट में है, कोई रिटेल फॉर्मेट में है, कितने लोग खाली रिमाइजर और सब ब्रोकर फॉर्मेट में है। इंडिया में काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो रिमाइजर फॉर्मेट में कर रहे हैं। जैसे टॉप 5 अगर आप ब्रोकर्स देख लें कि टॉप 10 देख लें तो उन लोग का रिमाइजरी नेटवर्क बहुत बड़ा है। रिमाइजरी का एडवांटेज ये होता है कि वो लोग छोटे छोटे क्लाइंट्स को केटर कर सकते हैं जो बड़े ब्रोकर्स नहीं कर सकते हैं, और बड़े को इंटरेस्ट भी नहीं रहता है। तो रिमाइजर क्या है, छोटे छोटे क्लाइंट्स को करके अपना एक शेयर ले लेता है। फॉर एग्जांपल 2000 रुपया एक ब्रोकर के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट एक रिमाइजर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज उसका काम खाली इंट्रोड्यूस करने का है। उसका रिस्क नहीं लेते हैं वो लोग, मतलब वो क्लाइंट अगर डिफ़ॉल्ट करे तो इसमें भी 2 फॉर्मेट होते हैं। अगर वो लोग रिस्क लेते हैं तो उनका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, रिस्क नहीं लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कम रहता है। हमारे देश की 50% कृषि योग्य भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करती है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इस योजना से किसानों को क्या फायदा हो सकता है, देखिए इस प्ले के जरिए। राम राम आनंद भैया। राम राम। अरे दिनेश, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस खेतों को देखने आया था। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस यार पानी की व्यवस्था करने आया हूँ। तुमको तो पता है अपने यहाँ पानी की कितनी किल्लत है। पीने के लिए पानी नहीं, सिंचाई तो दूर की बात है। बात तो तुम्हारी सही है, पर क्या करें, घर चलाना है तो खेती बाड़ी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, पर कैसे? बिना पानी के खेती करना कैसे मुमकिन है? यार चाहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। और रही बात पानी की, तो उसके लिए अपने भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई है। योजनाएं तो आती जाती रहती है, जरा हमें भी तो बताओ ये कैसी योजना है? ये योजना ग्रामीण किसानों को मदद करने के लिए बनाई गई है। इस योजना की सहायता से सबको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराई जाएगी। पर वो कैसे, जरा डिटेल में बताओ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार 3 बातों पर खास ध्यान रखेगी: पानी का स्रोत, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फील्ड एप्लीकेशन। अब ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं। पानी का स्रोत मतलब कि पानी कहाँ से आपूर्ति की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब पानी को एक खेत से दूसरे खेत तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, पर इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? भारत सरकार ने सिर्फ इस योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, और इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता रहेगी। फिर तो ठीक है, पर यार इसका लाभ हमें कैसे मिलेगा? भाई, जब पानी की समुचित व्यवस्था हो जाएगी तब हमारे खेत भी सोना उगलेंगे और फिर हमें कहीं जाके काम नहीं करना पड़ेगा। भाई, तुमने ये बताकर मेरी आंखें खोल दी। अब तो मैं भी अच्छा किसान बन जाऊंगा। वक्त हो चला है शो में अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे दर्शकों के कुछ सवालों और उनके जवाब के साथ।
देखते रहिए पैसा वसूल। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. वेलकम बैक। आज के हमारे सवाल आपके सेगमेंट में हमारी संवाददाता गरिमा दास आपको लेके चल रही है हमारे एक्सपर्ट के पास, जहां वे दर्शकों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। मैम, पैसा वसूल में आपका स्वागत है। आइए लेते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है मनोज भारद्वाज का। मनोज की महीने की बचत है 5,000 रुपये, तो वे अपना पैसा कहाँ निवेश करें ताकि उसको अच्छा रिटर्न्स मिले? मनोज जी ने यहाँ कहा है कि वो 5,000 रुपये प्रति माह की सेविंग कर सक रहे हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की चाह रखते हैं। इसको वो बहुत ही समझदारी से अगर एलोकेट करेंगे, जिसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं, और टाइम एंड अगेन उसको मैनेज करते रहेंगे, तो उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो सकता है। इस 5,000 प्रति माह को सबसे पहले वो यूज़ करें अपने लिए एक अच्छी लाइफ कवर, यानी जितनी उनकी कमाई है उतना रिस्क कवर ख़रीदें, ताकि इनके रहने और न रहने दोनों सिचुएशन पे इनकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल पाए, और फिर अपने लिए एक फैमिली फ्लोटर तरीके की कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदें, ताकि जो बढ़ती हुई कॉस्ट है हेल्थ केयर की, उसके वो कोई तरीके का गैप ना मिले, ना गैप हो उनके ऑनगोइंग खर्चों में से। और उसके बाद वो एक अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं, जिसको अपनी उम्र देखते हुए अच्छी तरीके से एलोकेट करें 2 सेक्टर्स में, डेट और इक्विटी। अगर ये रिस्क उठाना चाहते हैं मार्केट की, तो वो डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड का रास्ता ले सकते हैं, और डेट एसेट एलोकेशन के लिए वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले सकते हैं या पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा सवाल है अंकुर सोनी का। अंकुर की महीने की आमदनी है 25,000 रुपये। उनके लिए कौन सा प्लान अच्छा रहेगा ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो? अंकुर जी की सालाना इनकम 3 लाख रुपए बनती है। उस हिसाब से उनको कम से 60 लाख से 75 लाख तक का लाइफ कवर यानी इंश्योरेंस होना चाहिए फॉर द फैमिली सिक्योरिटी। ये एक टर्म इंश्योरेंस के रूप में ख़रीदें, और जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़े वैसे वैसे अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाते जाएं, और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक फैमिली फ्लोटर एक हेल्थ प्लान खरीदें, जो हम कहते हैं कि एक फ़र्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का। जो प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये लंबा होता है और इसको टाइम एंड टाइम मॉनिटर भी करना चाहिए। ये सब करने के बाद एक कंटिजेंसी फ़ंड, यानी जो भी आपका महीने का खर्चा होता है जिससे आप घर चलाते हैं, वो 3 महीने तक का खर्चा आपके पास एट ऑल टाइम्स लिक्विड में होना चाहिए, ताकि कोई भी तरह की इमरजेंसी में आपको मेंटल स्ट्रेस ना आए कि खर्चा कहाँ से होगा। और उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे आप एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं म्यूचुअल फंड का। आपका होराइजन लंबा है तो आप रिस्क एपिटाइट वाला एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसे मिड कैप और स्मॉल सेक्टर फंड्स इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते मार्केट की, लार्ज कैप और बैलेंस फंड का रुख अपनाते हुए लंबी अवधि के लिए म्यूचुअल फंड की SIP शुरू करें, और उसको टाइम एंड अगेन मॉनिटर करते रहें। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, वैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए आगे बढ़ें, ताकि आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग तक आपका फ्यूचर सेफ हो सके। आइए लेते हैं आज का तीसरा सवाल। नाजिया, जो कि एक MNC में नौकरी करती है, उनकी महीने की आमदनी है 19,000 रुपये।
वो महीने में 5,000 रुपये की बचत कर लेती है। उनकी 2 बहन हैं और उनके पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो कहाँ निवेश करे ताकि उनकी फैमिली सिक्योर हो। नाजिया जी का जो प्रोफाइल है उससे ये साफ दिख रहा है कि पूरे घर की जवाबदारी नाजिया के कंधों पे है, तो इसलिए वो ज़्यादा अपने पैसों से जोखिम नहीं उठाना चाहिए। उनको बहुत सेफ प्ले करते हुए अपनी फैमिली के हर नीड के, हर गोल के तरफ ध्यान देते हुए एक साइंटिफिक तरीके से गोल बेस्ड पहले प्लानिंग करें कि हर उनकी फैमिली का कितने समय में क्या गोल आएगा। अभी तो नाजिया जी की खुद भी शादी नहीं हुई है, तो उनको अपने लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए और साथ ही फैमिली के लिए भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले इनके लिए भी, अपने लिए, खुद के लिए एक लाइफ कवर बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ये एक साइंटिफिक तरीके से म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहिए, और एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फ़ंड में और डेट म्यूचुअल फ़ंड में ये इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं। अक्सर लोग एक शहर से दूसरे शहर अपना घर बदलते वक्त अपना पूरा सामान नए घर सकुशल पहुंचने की चिंता में लगे रहते हैं। इसके लिए वे सामान स्थानांतरित करने वाली किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं। सामान स्थानांतरण के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान से देखें हमारे संवाददाता आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट में। आज तेज बदलाव भरे युग में जब कुछ भी स्थायी नहीं है, ऐसे में नौकरी एक जगह रह पाना मुश्किल ही समझिए। ऐसे में कई कंपनियां कर्मचारी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करती रहती हैं। इस स्थानांतरण के चक्कर में बहुत से कर्मचारी खाना बदोश सी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में स्थानांतरण के दौरान उनके सामने अपने बहुमूल्य सामानों को सुरक्षित रखने की बड़ी समस्या आ खड़ी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि सुरक्षित स्थानांतरण कैसे किया जाए। पहले के समय में रिश्तेदारी और दोस्तों की मदद से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती थी, पर आज के व्यस्त जीवन में लोगों के पास समय कहाँ। इन सब परेशानियों का एक ही समाधान है, मूवर्स एंड पैकर्स सर्विस। जानिए कैसे इस सर्विस का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पैकर्स मूवर्स का सर्च करेंगे, वहाँ से आपको पैकर्स मूवर्स मिल जाते हैं। फिर आपको पैकर्स वाले को कॉल करना पड़ेगा। पैकर्स वाला को जब कॉल करेंगे तो वो पैकर्स वाले आपकी पूरी डिटेल लिखते हैं, नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी पूरा लिखते हैं। उसके बाद उनका एक मार्केटिंग एजुकेटिव होता है, जो मार्केटिंग एजुकेटिव आपके एड्रेस पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद क्या करता है, आपका पूरा सामान की डिटेल लेता है। डिटेल लेने के बाद आपको ये भी बताता है कि किस हिसाब से क्या चीज़ किस हिसाब से पैकिंग करना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए आपका फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ग्लास के आइटम है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और उसको हम लोग बबल, थर्माकोल, कार्गो शीट से पैक करते हैं। इसके बाद फिर आपका फर्नीचर आता है। फर्नीचर को हम लोग प्लास्टिक, उसके बाद कार्गो शीट, कॉर्नर पेपर, टेप, स्टेज फिल्म से पैक करते हैं। इसके बाद आपके कपड़े और बर्तन आते हैं। कपड़े और बर्तन के लिए हम लोग बॉक्स लेके आते हैं, प्रॉपर तरीके से बॉक्स में पैक करते हैं प्लास्टिक, और उसके बाद आपके कपड़े और बॉक्स के साथ पूरा रैपिंग होता है। इसके बाद आपका क्रॉकरी होता है। क्रॉकरी हम लोग न्यूज पेपर और बबल से पैक करते हैं, वो प्रॉपर तरीके से पैक, हर एक आइटम आपका पूरा पैक होता है। उसके लिए जो एजुकेटिव आएगा वो आपको रेट देता है। सबसे पहले आपको पैकिंग का रेट देगा। एक ही कॉलम में, एक ही पेपर में सब कुछ बना रहता है, फॉर्मेट बना रहता है। सबसे पहले आपको पैकिंग का रेट देगा, उसके बाद उसका अनपैकिंग का रेट चार्ज होता है, फिर लोडिंग का चार्ज होता है, फिर अनलोडिंग का चार्ज होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो आपका सामान है वो ये देखेगा कि कौन सी गाड़ी का है। अगर छोटी गाड़ी का है तो छोटी गाड़ी का रेट बताएगा, अगर बड़ी गाड़ी का है तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से रेट आपको बताएगा। पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस के इस्तेमाल से जहां आप अपना कीमती समय बचा पाएंगे, वहीं संबंधित कंपनियां आपके सामान की सुरक्षित ढुलाई के लिए प्रतिबद्ध रहती हैं। इसके लिए ये लोग आपके सामान का बीमा भी करा लेते हैं। आप भी जानिए आखिर कैसे होता है आपके कीमती सामानों का बीमा जो इन्हें सुरक्षित रखे। ये इंश्योरेंस का कैसा होता है, इंश्योरेंस जो दो तरीका का बताया, एक का होता है ट्रांजिट इंश्योरेंस, जो होता है 1.5 होता है, यानी 1 लाख पे 1500 रुपया, और दूसरा जो होता है फुल रिस्क कवर इंश्योरेंस की बात जो हम कर रहे हैं वो 3500 रुपया होता है। इस दोनों का जब इंश्योरेंस पेपर बनते हैं तब आपके सामान का पूरा लिस्ट के हिसाब से कौन सा सामान किस अमाउंट का है
जो आपका सामान का जो वैल्यू होगा उस पर ये इंश्योरेंस होता है। फुल रिस्क होता है ऑल रिस्क कवर, और ट्रांजिट होता है ओनली रास्ते का। आपने जैसे आपका कार है, ट्रांजिट इंश्योरेंस में कवर होता है, उसमें ट्रांजिट में क्या कवर होता है, सिर्फ एक्सीडेंटल कवर होता है, या फायर हो गया, या जैसे आपका यहाँ सामान लोड हुआ बॉम्बे से, सपोज A to Z बॉम्बे से पूना जा रहा है, अब बॉम्बे से पूना जाने में यदि एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर कर देती है। अगर आप वहाँ सामान आपका पूना पहुँचा, आपने देखा डाइनिंग टेबल डैमेज है, गिलास आपका डैमेज है, तो वो एक्सीडेंटल यानी फुल रिस्क कवर नहीं, वो ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं कवर करेगा, वो ओनली फुल रिस्क कवर करेगा। ठीक है, उसके अमाउंट बहुत डिफरेंस होते हैं। फुल रिस्क में क्या होता है, वो पूरा कवर करेगा आपका यहाँ से लेके वहाँ तक A to Z। अगर कोई चीज़ से डैमेज होता है, चाहे आपका इस पॉइंट पे या उस पॉइंट पे, तो पूरा कवर करके दे, इसमें ट्रांजिट इंक्लूड रहता है। अगर आपके पास समय का अभाव है और साथ में किसी कार्यवश आपको घर छोड़ कहीं और शिफ्ट होना है, तो पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। इसके इस्तेमाल से जहां आप एक तरफ अपना कीमती वक्त बचाते हैं, वहीं दूसरी तरफ दुर्घटनावश किसी नुकसान से भी बचे रहेंगे। अक्सर लोग पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते वक्त धोखे का शिकार हो जाते हैं, और तो और उन्हें इस धोखे के बारे में मालूम भी नहीं पड़ता। हमारे संवाददाता आशीष तिवारी की इस खबर के जरिए जानिए कौन कौन से धोखे से आप कैसे शिकार हो सकते हैं, और साथ ही ये भी जानिए कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आज जबकि हर किसी के पास अपना वाहन होना जरूरी हो चला है, ऐसे में व्यक्तिगत या सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए इनका इस्तेमाल होता है। हालांकि बिजली से चलने वाली कई गाड़ियां बाजार में आ चुकी हैं, फिर भी आज ज्यादातर वाहन फ्यूल या ईंधन पर चलते हैं। जब वाहन में ईंधन भराने पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं तो आप अनजाने में लूट लिए जाते हैं, या यूं कहें ठग लिए जाते हैं। पेट्रोल पंप मालिकों की चालाकी के आगे कई खुद को असहाय महसूस करते हैं, पर ईंधन भरवाते समय कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। मसलन कि जिस पंप पर आप ईंधन ले रहे हैं उसकी मशीन की रीडिंग शुरू में 0 पर ही है। अगर 0 नहीं दिख रहा तो वहां मौजूद कर्मचारी को उसको रीसेट करने को बोलें। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको धोखाधड़ी से बचा सकती हैं। आप अगर पेट्रोल पंप में जा रहे हैं पेट्रोल भरने के लिए या डीजल भरने के लिए, फ्यूल भरने जा रहे हैं, तो आपने ये ध्यान हमेशा देना चाहिए कि जो मीटर रीडिंग हो रहा है वो 0 पे आ रहा है। सबसे पहले वो प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर कोई आपसे बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि उनकी एक ग्रुप होता है, तो वो एक अगर आपको पेट्रोल फ्यूल भर रहा है तो दूसरा आपसे बंदा बात करते रहेगा। तो ट्राई टू सी दिस कि आप उससे बात करना अवॉइड कर लीजिए। कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है तो वो अवॉइड कर लीजिए आप। तो आपको ध्यान देना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये से देख लीजिए कि आप गाड़ी के बाहर आइए। अगर फ्यूल भर रहे हैं तो हमें आदत होती है कि हम गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं, तो गाड़ी के बाहर आकर एक बार देख लेंगे तो आपको भी एक तसल्ली हो जाएगी। और आपको कुछ डाउट है तो आपका हक बनता है कि आपने एक सिंपल, आपके पास एक हक है कि आपने उस जो डिस्पेंसिंग यूनिट से आपको जो फ्यूल मिल रहा है उसकी रिसिप्ट मांगिए। तो उससे आपको क्लियर कट पता चलेगा कि आपको 1000 रुपये का मिला है या कितने का मिला है। डेंसिटी ऑफ द फ्यूल में कुछ मिलावट है तो आप तुरंत वहीं पर ही फ्यूल स्टेशन में थर्मामीटर और हाइड्रोमीटर होता है, वो वहाँ का जो फ्यूल स्टेशन का इंचार्ज है उससे बात करके वो आपको तुरंत आपको चेक करके दिखा सकता है कि वहाँ पर जो फ्यूल की डेंसिटी है वो उस मात्रा में है जिस मात्रा में उन्होंने वहाँ पर स्पेसिफिकेशन लगाया होगा, उस मात्रा में है कि नहीं। एक छोटी सी ये नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ओवर एंड अबव उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपने इसको आप सेटिस्फाइड नहीं है इस पर, तो आप ऑयल कंपनीज़ के जो नंबर्स लिखे हैं वहाँ पर उनका जो फील्ड मैनेजर होता है पर्सनली आपको सिंपल डेंसिटी टेस्ट जो है वो आपको करा के दिखा देता है पर्सनली आपको। अगर उससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो सैम्पल्स जो होते हैं वो फील्ड ऑफिसर ही में सेंड इट टू ISO एग्रीगेटेड लेबोरेटरीज फर्दर टेस्ट के लिए, और वो टेस्ट का जो रिपोर्ट होगा वो आपको भी पर्सनली दिया जाता है। कभी भी आप ऐसे किसी ठगी के शिकार हों या आपको लगता है कि किसी पेट्रोल पंप पर मिलावट हो रही है, तो आप इसकी शिकायत उस पंप के मैनेजर से कर सकते हैं, या फिर वहां कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई शिकायत पुस्तिका में इसका उल्लेख कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी आपको इंसाफ नहीं मिल पाता तो आपके लिए और भी रास्ते हैं। कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। जो ऑयल कंपनीज़ जिसका जो पंप स्टेशन है उस कंपनीज़ को हमें अप्रोच करना है। सबसे पहले तो हम वहाँ पर जिस फ्यूल पंप स्टेशन से हमने पेट्रोल लिया है या फ्यूल लिया है वहाँ पर एक रजिस्टर होता है, कंप्लेंट रजिस्टर होता है, वहाँ पर हम लोगों ने कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करनी चाहिए। ठीक है, उसकी रिसिप्ट भी लेनी चाहिए। उसके बाद
हम कंपनीज़ का जो वेबसाइट होता है और वहाँ पर नंबर और वेबसाइट दिया जाता है, तो वो उस वेबसाइट पर जाकर हमारा पर्सनली एक कंप्लेंट ज़रूर डालना है। कंपनी आपको रिवर्ट करती है, आपके उस आपके जो कंप्लेंट है उस पर एक्शन लेती है और आपको बताती भी है। एज़ पर द कंपनी सिटीज़न चार्ट जो दिया जाता है उसके हिसाब से डीलर ने भी आपके साथ कोऑपरेट करना ज़रूरी बनता है। उनका ये आपका हक है और डीलर ने आपके साथ कोऑपरेट करना ही करना है। एज ए कंज्यूमर अगर हमको लग रहा है कि हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, हम कंज्यूमर फोरम को अप्रोच कर सकते हैं, हम ऑयल कंपनीज़ को भी अप्रोच कर सकते हैं। ये 3 तो फोरम है ही। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको फ़ाइन लगती है, और अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है, कंटिन्यूस ऑफेंड कर रहा है, तो उसको पनिशमेंट तो मिलती ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो डीलर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बहरहाल सही समय पर उठाया गया कदम न सिर्फ आपके लिए लाभदायक रहेगा बल्कि भविष्य में दूसरों के साथ होने वाले धोखों से भी उनको आगाह करेगा। इसके साथ ही आप एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी निभा पाएंगे। आप अपने आंख कान खुले रखकर और कानूनी अधिकार की जानकारी रखकर पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो आप न सिर्फ अपने बहुमूल्य समय की बचत करेंगे बल्कि ऐसे धोखाधड़ी से बचकर अपने पैसों की भी बचत कर पाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केट, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Ra Media.